92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। फसल उम्मीदों की, फसल आशाओं की, फसल विश्वास की आज कटनी चाहिए क्योंकि वो तैयार है। हर साल आज के दिन तैयार होती है क्योंकि आज बैसाखी है। तो बैसाखी की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मंगल का दिन वैसे ही बहुत मंगल माना जाता है और आज के दिन अगर बैसाखी हो तो क्या बात है। आज के ही दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अन्याय के खिलाफ एक विद्रोह था उनका, क्योंकि अन्याय किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो करना भी नहीं चाहिए। तो आज दोहरी खुशी होती है। एक तो खालसा पंथ की स्थापना की खुशी होती है और दूसरा नई फसल कटने की उम्मीद होती है। नहीं, एक और खुशी होती है जिसके बारे में बताना भूल गया कि आज बैंक हॉलिडे है और ज्यादातर ऑफिसेज बंद हैं, तो मतलब छुट्टी का माहौल है। तो इस दोहरी खुशी को सेलिब्रेट करते हुए एक बार फिर से बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिन की शुरुआत करते हैं जो मैं आपसे कह सकता हूं, आप मुझसे कह सकते हैं और आप उनमें से किसी को भी कह सकते हैं जिनको आप बहुत चाहते हैं, जिनके साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। बैसाखी की एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद। हम किसान के देश से बिलोंग करते हैं, हमारा देश किसानों का ही देश है और हमें ये बात मान लेनी चाहिए। तो आज का दिन हमारे लिए भी उतनी ही बड़ी खुशी का दिन होना चाहिए, जो कि है भी। 92.7 बिग एफएम पर आपने सिद्धार्थ के साथ सुन रहे गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो छुट्टी का माहौल है, बैंक हॉलिडे है, तो इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ कई लोग उठ गए होंगे, वॉक कर रहे होंगे और कई लोग अभी भी सुस्ता रहे होंगे, लेकिन अब सुस्ती खत्म करते हैं और मैं ये बता दूं आपको कि आज आपके लिए क्या खास लेकर आया हूं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बेहतरीन फिल्मों को तो याद रखते हैं, उनके गानों को याद रखते हैं, उनके स्टार्स को याद रखते हैं, लेकिन उनके मेकर्स के बारे में, उनके राइटर्स के बारे में बात करना भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। जैसे कि हम पेइंग गेस्ट की बात करते हैं, बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन गाने। हम मुनीम जी की बात करते हैं, बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन गाने। लेकिन क्यों नहीं हम सुबोध मुखर्जी साहब की बात करते हैं जिन्होंने ये सारी फिल्में बनाई। आज सुबोध मुखर्जी साहब की बात क्योंकि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। क्या क्या बेहतरीन फिल्में, मासूम फिल्में, रोमांटिक फिल्में दी उन्होंने और क्या बेहतरीन गाने हैं उनके फिल्मों के। और क्यों उनका मन उचट सा गया, डिसइल्यूशन्ड हो गए फिल्म इंडस्ट्री से। किस फिल्म के बाद? सुबोध मुखर्जी साहब को याद करूंगा, उनकी फिल्मों को याद करूंगा, उनके गानों को याद करूंगा 8 से 9 बजे के बीच। और आज हाड़ मांस का एक ऐसा इंसान आया था जमीन पर जिसने बहुत कुछ बदल दिया और बहुत कुछ और बदलना चाहता था। बहुत गहरा असर है उनका हमारी जिंदगी पर, हमारे देश पर। किन की बात कर रहा हूं बताऊंगा आपसे थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे हिट रहे। 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं मुंबई का नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो सिद्धार्थ के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। आज 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल है, जहां एक तरफ हम बैसाखी मनाते हैं, आज एक ऐसे इंसान की बर्थ एनिवर्सरी है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी जिंदगी पर, हमारे देश पर। समाज के एक ऐसे तबके में उनका जन्म हुआ जिनको हमेशा से दबाया जाता रहा, उनका शोषण होता रहा, उनको कभी भी आजादी नहीं मिल पाई, लेकिन बावजूद उसके संघर्ष करते रहे। एक बागी था उनके अंदर जो हमेशा बाहर आने को कुलबुलाता रहता था और यही वजह थी कि कभी ना अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किया उन्होंने, ना अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है। आज के ही दिन 1891 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। विचारक कह लें, समाज सुधारक कह लें, एक्टिविस्ट कह लें, स्कॉलर कह लें, ये सारी पदवियां उनके नाम के आगे लगाई जा सकती हैं, लेकिन सही मायनों में एक सच्चे आदर्शवादी इंसान। आज के दिन को भीम जयंती के रूप में मनाया जाता है और ऐसा नहीं था कि ये सब करना बहुत आसान था डॉक्टर अंबेडकर के लिए। शुरुआत में पढ़ाई लिखाई में मुसीबत हुई, लेकिन बावजूद उसके कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए पढ़ने के लिए, उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बने और वकालत में उनके नाम के कसीदे पढ़े जाते थे उस वक्त भी और आज भी। आजादी के आंदोलन में कूद पड़े, लेकिन उनका यह मानना था कि भारत को आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं मिलनी चाहिए, भारत को आजादी उस दशकों पुरानी मानसिकता से भी मिलनी चाहिए जो समाज के उन तबकों का शोषण करते हैं जो कभी उभर कर सामने आ ही नहीं पाए। फिर वो दलित हों, फिर वो महिलाएं हों, लड़ते रहे, हमेशा ताउम्र लड़ते रहे और इसकी वजह से कई लोगों के साथ उनके मतभेद भी हुए। कांग्रेस के मेंबर थे उस जमाने में, कांग्रेस के लोगों के साथ भी उनके मतभेद होते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने सिद्धांतों के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, सरकार बनी,
आजाद सरकार, तब उसमें डॉक्टर अंबेडकर को लॉ मिनिस्टर बनाया गया, कानून मंत्री बनाया गया और उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। आज हम जिस कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है। लेकिन उनकी देन सिर्फ इतनी ही नहीं है। आज अगर हम इक्वालिटी पर बहस करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, आज अगर समाज के दबे कुचले वर्गों को, महिलाओं को सम्मान मिल पाया है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर अंबेडकर का ही रहा है। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। शमशाद बेगम जी की बात करूंगा आज, क्योंकि आज 14 अप्रैल है। बहुत ही पायस डे जिसे कहा जा सकता है, ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज कितने बड़े बड़े कलाकारों का, कितने बड़े बड़े लोगों का बर्थडे है। उनमें से एक शमशाद बेगम जी। आज के ही दिन 14 अप्रैल 1919 को उनका जन्म हुआ लाहौर में। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था एक दिन पहले, उसके बाद सोचिए क्या माहौल रहा होगा लाहौर का। वहां पर उनका जन्म हुआ। एक बहुत ही कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन शुरू से ही एक बागी तेवर रहा और यही वजह थी कि एक हिंदू से शादी की उन्होंने। उसके बाद संगीत में तालीम लेनी शुरू की, गाने का शौक शुरू से रहा। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया। शुरू में लाहौर फिल्म इंडस्ट्री, जो कि उतनी ही बड़ी होती थी करीब करीब जितनी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, वहां पर गाया करती थी। काफी गाने गाए 40 के दशक में। और उसके बाद 1944 में वो मुंबई आ गई, यहां पर गाने लग गई। फिर वो नौशाद साहब हों, सी रामचंद्र साहब हों, या फिर कि ओपी नैयर साहब हो, सबके लिए गाने गाए उन्होंने। एक कशिश थी उनकी आवाज में और एक चंचलता भी, बदमाशी, नॉटीनेस जिसे कहते हैं, वो इन गानों में साफ झलकता है। बहुत ही अलग आवाज शमशाद बेगम जी की, सधी हुई आवाज, तैयार आवाज। और एक तरीके से सेकंड इनिंग माना जा सकता है जब 60s में ओपी नैयर साहब शमशाद बेगम जी को वापस लेकर आए। शमशाद बेगम जी की वर्सिटैलिटी थी, बहुत ज्यादा रेंज था उनकी सिंगिंग में। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। 14 अप्रैल 1919 को जन्म हुआ शमशाद बेगम जी का और उसके ठीक 2 साल बाद जन्म हुआ सुबोध मुखर्जी साहब का। क्या क्या फिल्में बनाई हैं सुबोध मुखर्जी साहब ने। पेइंग गेस्ट हो, मुनीम जी हो, फिल्में डायरेक्ट भी की, फिल्में प्रोड्यूस भी की, फिल्में लिखी भी, काफी काम किया उन्होंने। उनकी बात हम कम करते हैं, लेकिन आज मौका भी है, दस्तूर भी है, तो सुबोध मुखर्जी साहब की फिल्मों की बात होगी, उनके फिल्मों के गानों की बात भी होगी। एक सवाल भी पूछूंगा सुबोध मुखर्जी साहब से जुड़ा हुआ कि 2 बेहतरीन एक्ट्रेसेस का, हीरोइंस का, जो स्टार्स बन गई, उनको लॉन्च करने का श्रेय, क्रेडिट सुबोध मुखर्जी साहब को जाता है। एक को उन्होंने लॉन्च किया अर्ली 60s में, एक को लॉन्च किया अर्ली 70s में। आपको उन दोनों एक्ट्रेसेस का नाम बताना है। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें या 8080837958 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सही जवाब मैसेज कर दें और बास्किन रॉबिन्स के आइसक्रीम वाउचर्स आपके नाम। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर फिल्म का संगीत अच्छा है तो इसमें बहुत बड़ा रोल फिल्म के डायरेक्टर का भी होता है। म्यूजिक सेंस कमाल का था सुबोध मुखर्जी साहब का। 92.7 बिग एफएम पर आप है सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। आज बैसाखी भी है, तो एक बार फिर से बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अम्बेडकर जयंती भी है, भीम जयंती भी कहते हैं। आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जिन्होंने सपना देखा था एक आधुनिक भारत का, एक इक्वालिटी वाले भारत का, समानता वाले भारत का, जहां सबको रिस्पेक्ट मिले। और सब अप्रैल को कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में है ये बता देता हूं। 92.7 बिग एफएम पर सुर्खियों में। तो जहां डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक पढ़े लिखे हिंदुस्तान का सपना देखा था, तो क्या हमारी सरकार, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इस सपने को पूरा कर पा रहा है? लगता तो नहीं है, क्योंकि सरकारी आंकड़ा ही कुछ और बता रहा है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, DISE इसे कहा जाता है, उसका 2014-15 का एक सर्वे आउट हुआ है, मतलब पब्लिश हुआ है, जिसके हिसाब से 1,06,000 स्कूलों में से 64,363 यानी कि 50% से भी ज्यादा स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें रेगुलर हेडमास्टर या प्रिंसिपल नहीं है। मुंबई में ही ऐसे 1224 स्कूल्स हैं। अब हेडमास्टर के नहीं होने से पढ़ाई लिखाई में डायरेक्टली कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखें तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं वो टीचर्स को ही करने पड़ते हैं, जो पढ़ाई लिखाई पर से ध्यान हटाकर इन कामों में ज्यादा तल्लीन हो जाते हैं। तब इसका असर बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर पड़ता है। ज्यादा शर्म की बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र में 163 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर एक भी टीचर नहीं है, और 3,000 से ज्यादा स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक टीचर है।
ये पिछले साल की तुलना में ज्यादा खराब हालत है, जब 70 स्कूल ऐसे थे पूरे महाराष्ट्र में जिनमें टीचर नहीं थे। तो बजाय इसके कि हम स्थिति को सुधारें, सिचुएशन को इंप्रूव करें, एजुकेशन की दिशा में, बच्चों के एजुकेशन की दिशा में ये चीजें और भी ज्यादा खराब होती जा रही हैं। और एजुकेट करने की बात सिर्फ बच्चों के लिए लागू नहीं होती, बड़ों के लिए भी लागू होती है। महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, बिना हेलमेट के बाइक चलाना फैशन भी है और अब धीरे धीरे आदत भी बनती जा रही है। लेकिन अब आरटीओ ने एक नया रूल निकाला है। डीलर्स जो कि टू व्हीलर्स बेचते हैं और जो लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, दोनों की तरफ से एक एफिडेविट बनाया जाएगा। डीलर ये लिखेगा एफिडेविट में कि बिना हेलमेट के वो कोई भी टू व्हीलर बेचने वाला नहीं है, और जिनको लाइसेंस चाहिए उनके लिए एफिडेविट अभी भी बनता है। लेकिन आरटीओ बहुत सख्ती के साथ इस रूल को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है। लेकिन अब कमर कस ली है आरटीओ ने। एफिडेविट लिखवाया जाएगा कि अगर मैं बिना हेलमेट के बाइक चलाता हुआ या स्कूटर चलाता हुआ पकड़ा गया तो मेरा लाइसेंस जब्त हो सकता है। देखते हैं कितने सख्ती के साथ इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और इधर ऑटो यूनियन ने ₹1 फिर से भाड़े में वृद्धि की डिमांड की है। तंपी कुरियन साहब, जो उनके यूनियन के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि हम कन्विंस्ड हैं, हमें ₹1 बढ़ाना है। लेकिन एक एक्टिविस्ट हैं GR वोरा साहब, उन्होंने कहा है कि कोई भी जरूरत नहीं है भाड़ा बढ़ाने की। अगर भाड़ा बढ़ाया जाता है तो इस कंडीशन के साथ कि ऑटो वाले अपना सर्विस इंप्रूव करेंगे, रिफ्यूज नहीं करेंगे कोई भी भाड़ा, और तब जाकर एक फेयर हाइक हो सकता है। हाकिम कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से क्या हर साल भाड़ा बढ़ाया जाना था? ये मैं आपको देखकर पढ़कर फिर से बताऊंगा, बात भी करूंगा। और आज बात सुबोध मुखर्जी साहब की। क्या क्या फिल्में बनाई उन्होंने? पेंगिस बनाई, मुनीम जी बनाई, आगे चलकर जंगली बनाई उन्होंने। 92.7 बिग एफएम पर आप ऐसे सिद्धार्थ के सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबोध मुखर्जी साहब की बात कर रहा हूं। एक राइटर भी रहे, फिल्म मेकर भी रहे, फिल्में प्रोड्यूस भी की, और संगीत के हिसाब से उनकी फिल्में कमाल कर रही थीं। फिर वो 50s की फिल्में हो या फिर कि 60s की फिल्में हो। उनका जन्म झांसी में हुआ आज के ही दिन, यानी कि 14 अप्रैल 1921। शुरुआत से ही स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। करीब करीब सारे खेल खेल लिया करते थे और उनका मन था कि वो अपना करियर बनाए स्पोर्ट्स में। और इसी वजह से वो लखनऊ चले गए, जहां पर उन्होंने टेनिस सीखा और टेनिस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। लेकिन तभी 1942 का दौर था, क्विट इंडिया मूवमेंट का दौर था, भारत छोड़ो आंदोलन का दौर था, और सुबोध मुखर्जी साहब के अंदर भी वो जज्बा था। वो आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। 3 महीने तक उन्होंने जेल की सजा भी काटी। परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए उनको लेकर, और जबरदस्ती उनको भेज दिया गया मुंबई, जहां पर उनके भाई शशाधर मुखर्जी साहब एक बड़ा नाम बन चुके थे। पहले बॉम्बे टॉकीज के साथ जुड़े हुए थे और बाद में फिल्मिस्तान की स्थापना उन्होंने की। अपने भाई साहब को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, राइटिंग में असिस्ट करने लगे, और एक ही वक्त पर उन्होंने 2 फिल्मों पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि उनके बड़े भाई साहब ऐसा कतई नहीं चाहते थे। एक फिल्म कर ही रहे थे, उसे बीच में छोड़ दिया किन्हीं वजहों से, और दूसरी फिल्म पर काम करने लग गए। क्यों किया ऐसा सुबोध मुखर्जी साहब ने? बताऊंगा आपसे थोड़ी देर में। एक सवाल भी मैंने आपसे पूछा कि सुबोध मुखर्जी साहब को क्रेडिट जाता है 2 हीरोइंस को लॉन्च करने का, एक अर्ली 60s में, एक अर्ली 70s में, और दोनों स्टार बन गई। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें या 8080837958 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सही जवाब मैसेज भी कर सकते हैं, और बास्किन रॉबिन्स के आइसक्रीम वाउचर्स आपके नाम। 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं मुंबई का नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो सिद्धार्थ के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ, आप सुन रहे हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। 8:31 हो चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। अमूमन हम इन फिल्मों के गाने सुनते हैं, गानों को याद रखते हैं, स्टार्स को याद रखते हैं, लेकिन फिल्म की कहानी किसने लिखी, फिल्म बनाई किसने, ये भूल जाते हैं। जैसे पेंगिस की कहानी लिखी थी नासिर हुसैन साहब ने, और पेंगिस को डायरेक्ट किया था सुबोध मुखर्जी साहब ने। शशाधर मुखर्जी जो फिल्मिस्तान के मालिक थे, उनके छोटे भाई। बहुत टैलेंटेड आदमी, राइटिंग के हिसाब से भी, फिल्म मेकिंग के हिसाब से भी, एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक के हिसाब से तो थे ही। म्यूजिक सेंस कमाल का था। पहले वो पेंगिस्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ अनबन हुई अपने भाई के साथ या फिर की राइटर्स के साथ, और उन्होंने मुनीम जी पर काम करना शुरू कर दिया। तो बजाय पेंगिस्ट के मुनीम जी पहले रिलीज हुई 1955 में, और 2 साल लग गए पेंगिस्ट को रिलीज होने में। लेकिन इन दोनों फिल्मों के बाद सुबोध मुखर्जी साहब का एक नाम तो बन गया था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। आगे चलकर 2 एक्ट्रेसेस को, हीरोइंस को लॉन्च करने का श्रेय भी जाता है सुबोध मुखर्जी साहब को। कौन थी?
वो दो एक्ट्रेसेस, कमाल कर दिया था उन दोनों ने। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें या 8080837958 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सही जवाब मैसेज भी कर सकते हैं। बास्किन रॉबिन्स के आइसक्रीम वाउचर्स आपके नाम। एक स्ट्रगलिंग स्टार के इमेज को चेंज करने में भी बहुत बड़ा योगदान रहा सुबोध मुखर्जी साहब का। किसकी बात कर रहा हूँ बताऊंगा आपसे थोड़ी देर में। और आज सुबोध मुखर्जी साहब को याद कर रहा हूँ क्योंकि आज 14 अप्रैल है, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। शम्मी कपूर साहब, जंगली ही वो फिल्म थी जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी और इसमें बहुत बड़ा योगदान फिल्म के डायरेक्टर सुबोध मुखर्जी साहब का। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबोध मुखर्जी साहब की बात क्योंकि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। जंगली से एक तरीके से देखा जाए तो दो लोगों का अराइवल होता है, एक नए इमेज में शम्मी कपूर साहब का, और ये लॉन्च फिल्म थी सायरा बानो जी की। तो सायरा बानो जी को लॉन्च करने का श्रेय भी, क्रेडिट भी सुबोध मुखर्जी साहब को जाता है। आगे चलकर हालांकि उन्होंने शागिर्द में भी उनको कास्ट किया था और भी कई फिल्में की उनके साथ। अप्रैल फूल अगर याद करें आप, विश्वजीत जी के साथ जिसका गाना अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्साया बहुत ज्यादा चला था। उसके अलावा साज और आवाज एक फिल्म जॉय मुखर्जी साहब के साथ जो भतीजे थे सुबोध मुखर्जी साहब के। हालांकि ये दो फिल्में बहुत ज्यादा चली नहीं, लेकिन सायरा बानो जी को डेफिनेटली एक रोमांटिक गर्ल, एक नटखट चंचल गर्ल के रूप में एस्टैब्लिश करने में इन दोनों फिल्मों का भी हाथ रहा है। अर्ली 70s में एक और हीरोइन को लॉन्च करने का श्रेय सुबोध मुखर्जी साहब को जाता है। बंगाल से आई हुई एक अदाकारा जो स्ट्रगल कर रही थी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था, उनको पहचाना सुबोध मुखर्जी साहब ने। शर्मिली सुबोध मुखर्जी साहब के ही प्रोडक्शन में बनी फिल्म थी। हालांकि इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया था, लेकिन लॉन्च तो किया था राखी जी को इस फिल्म में। और यही आज के मेरे सवाल का सही जवाब। दो हीरोइंस जिनको लॉन्च किया सुबोध मुखर्जी साहब ने, सायरा बानो जी और राखी गुलजार। और सबसे पहले सही जवाब दिया है आनंद मिश्रा ने गोरेगांव ईस्ट से, और बहुत दिनों से संघर्ष कर रही थी लेकिन थोड़े से के लिए चूक जाती थी। आज बिल्कुल सही टाइम पे सही जवाब दे दिया देवमित्रा पांडा जी ने व्हाट्सएप। तो आप दोनों को बास्किन रॉबिन्स के आइसक्रीम वाउचर्स बहुत बहुत मुबारक। किस फिल्म के बाद ऐसा लगने लगा सुबोध मुखर्जी साहब को कि अब उनका मन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं लग रहा है? जानेंगे आपसे थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट रहेंगे। आज बात हो रही है सुबोध मुखर्जी साहब की। क्या क्या फिल्में बनाई उन्होंने और क्या क्या गाने रहे उनकी फिल्मों के। मुनीम जी, पेइंग गेस्ट, शागिर्द, शर्मिली, अप्रैल फूल, लव मैरिज एंड ऑफ कोर्स जंगली। 70s में जब वो अभिनेत्री पर काम कर रहे थे, बहुत सशक्त कहानी थी और बहुत एम्बिशियस फिल्म थी ये सुबोध मुखर्जी साहब की। उस समय नई नई फिल्म इंडस्ट्री में आई, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मासूम हेमा मालिनी जी को उन्होंने साइन किया और साथ ही शशि कपूर साहब जिनके साथ वो ऑलरेडी शर्मिली में काम कर चुके थे। ये फिल्म रिलीज हुई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं चली। हालांकि इस फिल्म के गाने बहुत ज्यादा चले, क्रिटिकल अक्लेम भी मिला इस फिल्म को, लेकिन इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हताश हो गए थे सुबोध मुखर्जी साहब। अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा ऑनेस्ट थे और कहीं ना कहीं इसी फिल्म के असफलता ने उनको मजबूर कर दिया कि वो फिल्म इंडस्ट्री से अलग हो जाएं और फिल्में ना बनाएं। सेंसिटिव आदमी थे और यही वजह थी कि उन्होंने कई सालों तक कोई फिल्म नहीं बनाई। हालांकि तीसरी आंख नाम की एक फिल्म उन्होंने बनाई थी 1982 में, जो कि नहीं चली, और उसके बाद से उन्होंने परमानेंट रिटायरमेंट ले लिया। बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई सुबोध मुखर्जी साहब ने, लेकिन जितनी फिल्में बनाई ऑनेस्टी के साथ बनाई, लगन के साथ बनाई और हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व रहे, खासकर म्यूजिक में। और कई बार ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन बनने की हमारी कोशिश है या हमारे सरकार की कोशिश है, एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है, वो कितना ज्यादा कारगर है। क्योंकि जब चीजें ऑनलाइन नहीं थी तब हमने ये मान लिया था कि चीजें ऑनलाइन नहीं है, हम सारा काम मैनुअली ही करने वाले हैं। अब चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, डेटा फीड कर दिया गया है ऑनलाइन वेबसाइट पे, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है दोनों तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से भी और आम जनता की तरफ से भी, कि काम और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सुचारू रूप से होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कहता, क्योंकि कल कुछ देखने में आया जिससे लगा कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा खिचड़ी सा बनता जा रहा है। सिस्टम अभी भी फुल प्रूफ नहीं है। अगर आप में से कोई भी, आई एम श्योर आप में से बहुत लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज भी जाते होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज भी जाते होंगे, जहां अब चीजें बहुत ज्यादा ऑनलाइन हो गई हैं। जैसे कि पासपोर्ट रिन्यू कराने अगर आप जा रहे हैं या नया पासपोर्ट बनाने अगर आप जा रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आप वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पर अप्लाई करते हैं, वहां पर आपको एक तारीख मिलती है जिसका प्रिंट आउट लेकर आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। पहले आपको 1 घंटा
अमूमन लाइन में लगना पड़ता है अंदर घुसने के लिए। उसके बाद आपको एक टोकन मिलता है, उसके बाद आपको एक काउंटर में भेजा जाता है, फिर आपको दूसरे काउंटर पर भेजा जाता है। हर जगह तफ्तीश होती है, वेरिफिकेशन होता है, हर काउंटर पे आपके कागज देखे जाते हैं। आपको लगता है कि बस आपका काम हुआ ही समझो, तब कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। आपने 2-2.5 घंटे वेस्ट कर दिए, ऐसा आपको लगता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग छुट्टी लेकर इन सब कामों के लिए जाते हैं। आपका पासपोर्ट तत्काल में नहीं बन सकता अगर आपने दाढ़ी या मूंछ बढ़ा ली है, क्योंकि आपकी अपीयरेंस पे चेंज है। ये बात आपको पहली खिड़की पर भी बताई जा सकती थी, लेकिन नहीं बताई जाती है। ये बात आपको वेबसाइट पर भी बताई जा सकती थी, लेकिन नहीं बताई जाती है। उसके बाद आखिरी काउंटर पर आपको बताया जाता है कि ये रिसिप्ट नहीं चलेगा, आपने हैंडराइटिंग चेंज कर ली है, आपने सिग्नेचर चेंज कर लिया है, या आप ये अनेक्शर लेकर आए, आप वो अनेक्शर लेकर आए, आप ये भर दें, वो भर दें, अब तो टाइम खत्म हो गया है, अब आप 2 दिन के बाद आए और आपका पासपोर्ट नहीं बनता, रिन्यू नहीं होता। कल मैंने ये चीजें आंखों से देखी हैं, एक्सपीरियंस किया है। आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आई एम वेरी श्योर। मैं बात करूंगा ऐसे तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से जहां इस तरह के आधे अधूरे काम होते हैं, मतलब वेबसाइट अपडेटेड नहीं है और इसका बहुत ज्यादा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है आज की भागती दौड़ती जिंदगी में। अगर आपका कोई ओपिनियन है इस बारे में तो प्लीज मेरे फेसबुक पेज आरजे सिद्धार्थ पर लिखें, मैं उन मुद्दों को भी उठाऊंगा। जरूरी है इन मुद्दों पर बात करना। एंड आई एम श्योर ये सिर्फ पासपोर्ट में नहीं होता, ये आरटीओ में भी होता है, ये राशन ऑफिस में भी होता है, ये टेलीफोन ऑफिस में भी होता है। बात करेंगे 92.7 बिग एफएम पर ट्रैफिक अपडेट। 92.7 बिग एफएम पर आप है सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। 9:27 हो चुके हैं। छुट्टी का दिन है क्योंकि आज अंबेडकर जयंती है, आज बैसाखी भी है, इसलिए ट्रैफिक थोड़ा सा कम है। और बेस्ट और लोकल ट्रेन जो हैं वो संडे का टाइम टेबल फॉलो कर रही हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया आपकी जानकारी के लिए, ताकि आप सही बस या सही ट्रेन सही वक्त पर पकड़ पाएं। अगर आप कहीं पे ट्रैफिक में अटके पड़े हो तो प्लीज कॉल करके बताएं। 39927927 यानी 39927927 हमारा नंबर है। और खेरवाड़ी फ्लाईओवर जो है काफी टाइम से बन रहा है, वो इस संडे को खुल जाएगा आम जनता के लिए। ये बड़ी खबर है ट्रैफिक के हिसाब से। और अगर त्योहारों की बात करूं, जितने सेलिब्रेशंस होते हैं त्योहार में, उनकी बात करूं तो त्योहार की वजह से हमारे बीच में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग हो जाती है, एक सेलिब्रेशन का मूड बनता है। वैसे तो हम कई त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार क्या है? विदाउट एनी डाउट आईपीएल है इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार। दोस्त बन जाया करते हैं इस त्योहार की वजह से, जो बॉन्डिंग होती है वो कमाल की होती है। और इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार शुरू हो चुका है 8 अप्रैल से, जिसे आप देख सकते हैं सोनी मैक्स पर और सोनी 6 पर भी। कल हैदराबाद ने बेंगलोर को 8 विकेट से हरा दिया और आज राजस्थान का मुकाबला मुंबई से है और मुंबई के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी होगा। त्योहार है तो सेलिब्रेट करते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप है सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। सूरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है आजकल हमारे शहर की, और उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से वैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले सब कुछ पढ़ लेना चाहते हैं ताकि वो पास कर जाएं किसी तरीके से, वैसे ही हरकत बीएमसी की भी लगती है मुझे। डेडलाइन मीट करना है उन्हें, मई एंड का डेडलाइन है और अभी 100 से ज्यादा सड़कों पर काम चल रहा है और पिछले 1 साल में करीब 600 रोड कंप्लीट किए हैं बीएमसी ने। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्यों नहीं फेज वाइज काम करती है बीएमसी, क्यों इतनी तकलीफ हमें दे देते हैं वो हर बार, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन के हिसाब से हो, चाहे सड़कें खुदी रहने की वजह से जो एक्सीडेंट के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। 1880 ये नंबर है एवरेज एक्सीडेंट्स का जो मुंबई के रोड पर होते हैं, उसमें बहुत बड़ी वजह है जो खड्डे खोदे जाते हैं बीएमसी के द्वारा। 50 रोड अभी वेस्टर्न सबर्ब्स में बन रहे हैं, 15 रोड ईस्टर्न सबर्ब में, और आइलैंड सिटी जो टाउन है हमारा वहां पर 35 रोड्स पर काम चल रहा है। मई एंड तक का डेडलाइन है। अब जल्दीबाजी में क्वालिटी कितनी रहने वाली है रोड के निर्माण की, ये भी देखने वाली बात होगी। रातों की नींदें उड़ गई हैं, नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है, खासकर बांद्रा माहिम जैसे इलाकों में। जो जॉइंट कमिश्नर हैं डॉक्टर बीके उपाध्याय, उन्होंने भी ये माना है कि इन रोड के निर्माण की वजह से या कंस्ट्रक्शन की वजह से एक्सीडेंट्स में काफी वृद्धि हुई है और ट्रैफिक में भी काफी ज्यादा मुसीबतें हो रही हैं। और हम बस इंतजार कर सकते हैं, देखते हैं कितनी सड़कें बनती हैं, कैसी बनती हैं और कब तक बनती हैं। नहीं और इंतजार नहीं करवाऊंगा आपको, मैं बस अब जाने ही वाला हूँ। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। 9:59 हो चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग।
और अगर आप इंतजार कर रहे हैं अन्नू कपूर साहब का, तो लीजिए इंतजार खत्म हुआ। अब से चंद मिनटों में आने वाले हैं अन्नू कपूर साहब, और आज वो बताने वाले हैं कि अमर अकबर एंथनी में वो कौन सी गलती है जिसे आज तक करेक्ट नहीं किया गया, रेक्टिफाई नहीं किया गया। बस अब से चंद मिनटों में कल सुबह 7 बजे तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आरजे सिद्धार्थ मेरा फेसबुक पेज, @RJ सिद्धार्थ मेरा ट्विटर हैंडल। हम जुड़े रहेंगे, हमारी बातचीत चलती रहेगी हर दिन की तरह। एक बार फिर से बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं, अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और एक बार दिल से जानने की कोशिश करें कि डॉक्टर अंबेडकर क्या कह गए, क्या हम सही मायने में उनके आदर्शों का पालन कर रहे हैं। 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। हैव अ ग्रेट डे।